खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद या यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका है या 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के एक मरहले से गुजर रहा है। 3 मुख्तलिफ फेसेज से हमको गुजरना है, जिसमें एक 18 सितंबर को पोलिंग 24 सीटों पर हो चुकी है और 7 अलग अलग अजला थे, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस। दूसरा मरला जिसमें कल हम जम्मू कश्मीर के अंदर सेकंड फेज में जा रहे हैं, जिसमें सेंट्रल कश्मीर से आप शुरुआत करेंगे तो पीर पंचाल वाली साइड, और इसी तरीके से थर्ड फेज के लिए भी इंतखाबी सरगर्मियां या फिर जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी आज दिन भर जारी रही। मुख्तलिफ शख्सियात दोनों प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। अलायंस के उम्मीदवार अपनी जगह या जो अलग अलग पार्टियां हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वोटरों को माइल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस ताल्लुक से ज़रा बातचीत करते हैं, क्योंकि सेकंड फेज में आप सब जानते हैं कल होने वाली वोटिंग के लिए कुल मिलाकर अलग अलग एरियाज़ के अंदर जहां पर इलेक्शन अथॉरिटी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है पुरअमन इंतखाबात हों बगैर किसी नुकसान के, और सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा इकदामात नज़र आ रहे हैं। 25,78,000 से ज़्यादा वोटर्स जो सेकंड फेज में 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कैद कर देंगे, और दूसरे मरहले में 15,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स भी हैं। लेकिन ओवरऑल जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस के अंदर, अगरचे कुछ फेसेस पहले फेज में कुछ एरियाज़ के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गहमा गहमी है, जो हम पुरजोश अंदाज में वर्कर्स को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे या देख रहे थे, उसमें किसी किस्म की कमी अभी तक नहीं देखी गई है। ज़रा इस पर मजीद बात करते हैं, और शुरुआत में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान सलमान अनीस सोज साहब इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, मुसन्निफ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क की मौजूदा सियासी, सलामती और इक्तसादी मामलात पर भी या मुआशी हालात पर भी बहुत करीबी और गहरी नज़र रखते हैं, गहरी रिसर्च इनकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए सलमान अनीस सोज साहब। शुरुआत में इसी से करूँगा, 10 बरस या 2.5 महीने उससे ऊपर हो गए, एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की तरफ गया। शुरुआत में मैं आपका ओपिनियन इस बात पे लूँगा कि ओवरऑल मैं अगर 10 साल पहले यही आपका सवाल मैं सुन नहीं पा रहा। मुझे आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। चलिए, जम्मू कश्मीर इलेक्शंस को लेकर बात हो रही है, और कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आएंगे और 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे साथ सलमान अनीस सोज साहब हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, मुसन्निफ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियो पर ही नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर भी मुल्की सतह पर जब सियासी एतबार से, इक्तसादी या सलामती सूरत हाल पर बात होती है तो बहुत गहरी नज़र इनकी रहती है, और कई मामलात पर इन्होंने बहुत गहरा मंथन या आप कह लीजिए रिसर्च, इनकी ज़बरदस्त तहकीक भी रही है। उस ताल्लुक से भी ज़रा बात करेंगे। सलमान अनीस सोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। शुरुआत में इससे करूँगा, आपका एक ज़ाती तौर पर कैसे इन इंतखाबात को आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से उस वक्त जब 10 बरसों का एक बड़ा गैप जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम गुजरी, बीच में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, 2019 या उससे पहले, उसके बाद के 4.5-5 साल, अब लोकसभा इलेक्शंस के बाद फ़ौरन से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंप्लीट होते ही 2 या 2.5 महीनों के अंदर ही असेंबली इलेक्शंस की तरफ जाना, पहला नुक्ता नज़र मौजूदा असेंबली इंतखाबात पर आपका। देखिए, पहली बात तो यह है कि इतनी देर के बाद यहाँ इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था।
यहाँ पे तो इलेक्शन मेरा 10 साल का गैप, ये जो गैप है इस बार, ये मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री में दूसरी बार इतना लंबा गैप रहा असेंबली इलेक्शंस का। एक बार 90s में, आपको याद होगा, 90s में बहुत बुरे हालात थे जम्मू कश्मीर में, तो तब यहाँ पे डिले हुआ था असेंबली इलेक्शंस में। इस बार क्यों हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप हमारे असेंबली इलेक्शंस को देखेंगे, जैसे 2008 में तकरीबन 60% वोटिंग हुई थी, 2014 में 67% 66% वोटिंग हुई थी। तो यानी कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत तरह से इम्प्रूव हो रहे थे। उसके बाद बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत आई, फिर उन्होंने पीडीपी की हुकूमत को गिराया, और उसके बाद उन्होंने अगस्त 2019 में जो करना था इनको, जो इनका एजेंडा था वो इन्होंने किया। लेकिन उन्होंने हमारे जमहूरी हकूक उनको बेसिकली हमसे लिया, और उसके बाद हमारी बेइज्जती की, हमें डिसएम्पावर किया, और बेसिकली लोगों की जिंदगी को इन्होंने तहस नहस कर दिया। और जिस तरह से मैं इस वक्त देख रहा हूं, और इस पे हम आगे भी बात कर सकते जी। हैं, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं नहीं कहता, लोग खुद कहते हैं, लोगों की, और लोग क्या, सरकारी डेटा कहता है कि भाई आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, सेकंड हाईएस्ट है कंट्री में। आपकी फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाईएस्ट है कंट्री में। आपके यहाँ पे पार्लियामेंट्री एक कमेटी है, वो कहती है 10%, 10%, 10% पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स का शिकार है। ये क्या इन्होंने यहाँ पे बना के रखा है, मुझे लगता है इसका इनको तो जवाब देना पड़ेगा इस इलेक्शन में। सलमान अनीस सोल साहब, एक चीज़ तो है, क्योंकि इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से ये बात दुरुस्त है और इसको माना भी जाना चाहिए कि बाकी स्टेट्स और यूटीज़ की तरह जम्मू कश्मीर भी बेरोज़गारी या ये जो बदहाली है इसके मामले में काफ़ी पीछे चला गया। लेकिन सिक्योरिटी के एतबार से बहुत सारे लोग, इवन कांग्रेस लीडर्स को भी जब हम अपने डिबेट्स में पूछते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि सिक्योरिटी के एतबार से हालात बहुत हद तक तब्दील हुए। मौजूदा वक्त में घर घर जाकर कैंपेन करना, रात के वक्त में रैलियां होना, लोगों की भारी शिरकत, ये शायद सूरत हाल कैसी है ये खुद तस्वीर बयान करती है। क्या थोड़ा सा ही सही लेकिन मरकज को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए? मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखिए, पथराव वथराव वो बंद हुआ है, मैं तो खुश हूँ, तमाम लोग इससे खुश हैं कि पत्थरबाजी वो बंद है। लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे, जब हम थे, मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा, मैं बारामूला में जाता था, मैं रात को जाता था, मैं घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करता था। आप लोगों को शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है और बाकी लोगों को याद है। लेकिन वो भी छोड़िए, मैं अब आपको डेटा देता हूं जो होम मिनिस्ट्री का डेटा है, जो आप लोगों को भी देखना है, आप तो जर्नलिस्ट है, आप लोगों को देखना चाहिए। 2019 से लेके 2023 में जितने लोग टेररिज्म के शिकार हुए, जितने सिक्योरिटी पर्सनल टेररिज्म के शिकार हुए 2019 से 2023 तक, 5 साल है, वो ज्यादा है कंपेयर टू 2011 टू 2015, वो भी 5 साल है। यानी कि इस बार पिछले 5 साल में ज्यादा लोग मरे कंपेयर टू हमारे टाइम में। तो मुझे ये बताइए, ये कैसे सिक्योरिटी की इंप्रूवमेंट है? ये जम्मू में जो हो रहा है, जम्मू रीजन में जो टेररिज्म फैल रहा है, ये जो पहले हम नहीं देखते थे, वो कैसे इंप्रूवमेंट है? मैं पत्थरबाजी तो मैंने मान ली, बहुत अच्छी बात है और मैं खुश हूं। लेकिन ये कहना कि हमने टेररिज्म को खत्म किया, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं, झूठ बोलते हैं और अपना ही डेटा नहीं मानते हैं। ये तो अपना ही डेटा, होम मिनिस्ट्री का ही डेटा नहीं मानते, तो फिर अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। अच्छा सूद साहब, मौजूदा वक्त में जब इंतखाबात हो रहे हैं, मैं ज़रा कांग्रेस वाले पोर्शन पे भी आ जाता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर जब हम देखते हैं तो पहली लाइन 370-35A वाली, और ये भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात हैं, एहसासात हैं, इस पर वोट क्यों ना डाला जाए। यही बात जब कांग्रेस से पूछी जाती है तो इस पर लबकुशाई ज़्यादा नहीं होती, ज़बान इस पर ज़्यादा नहीं खुलती। तो क्या ये माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने हाथ तो मिलाया लेकिन कुछ चीज़ों पर शायद इत्तेफाक नहीं होता, या कांग्रेस नेशनल पर्सपेक्टिव से जम्मू कश्मीर को भी देख रही है? देखिए, हर किसी पार्टी को यह हक है कि वो अपना मंशूर बनाए, जिस तरह से उनको लगे, जिस तरह से उनकी सियासत हो उस तरह से वो बनाए। हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी है, हमें पूरे मुल्क का भी सोचना है। हम एक जंग लड़ रहे हैं एक हिसाब से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ। हमारी जो जंग है उसमें एक हिसाब से अब जम्मू कश्मीर के लोग भी शामिल हो रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा वो उनका है, जो हम कह रहे हैं हमारा, ये हमारे भी लोगों के सेंटिमेंट्स स्टेटहुड के साथ भी जुड़े हैं। हमारे स्टेट को ये जो लोग दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उन्होंने हमारे स्टेट के टुकड़े कर दिए। हमें पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनते हैं, स्टेट्स को डिवाइड करके अलग स्टेट बनते हैं, जैसे तेलंगाना में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन ऐसा तो कभी देखा नहीं कि किसी स्टेट को ही आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि हमारी बेइज्जती की, हम पे हमला किया। तो हम जो राहुल जी हमारे लीडर हैं, वो कल भी आए थे यहाँ कश्मीर, और कल भी आए थे और कल भी आएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने एक बात बहुत साफ कही कि चाहे बीजेपी चाहे या ना चाहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे या ना चाहे, स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, उनको मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इसमें जुट जाएंगे। लेकिन हमें लोगों का ताउन चाहिए, हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। वो चीजें हम उनके लिए पूरा करना चाहते हैं, और ये जो उनका हक है, जैसे बाय द वे जमीन की जो इनसिक्योरिटी है, जो गवर्नमेंट जॉब्स की इनसिक्योरिटी है, जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे तो लोगों का किसी चीज पे हक ही नहीं रहा। यहाँ की रेत पे भी हमारा हक नहीं है। यहाँ की रेत पर भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों का हक नहीं रहा, क्योंकि बाहर वालों को अच्छा सलमान साहब, ये जो आप मामले गिनवा रहे हैं ना, इस पर जब दो बड़ी जमातें जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी, वो बात करती हैं, वो 370 के आसपास घूमती हुई बात करती हैं। क्या ये आपकी बात का मैं जोड़ ये निकालूं या ये मैं समझूं कि 370 कांग्रेस के लिए खत्म हो चुका है, इस पर कोई बात नहीं होगी, जो आप कह रहे हैं कि हमें मुल्क के बाकी हिस्सों को भी देखना है? हम कांग्रेस लोगों की जो बड़ी मुश्किलात हैं इस वक्त, जो सबसे ज्यादा हमें लगता है, हमारी नजर में जो सबसे ज्यादा मुश्किलात लोगों के लिए हैं, जो स्टेटहुड से भी जुड़ी हैं, उनकी आवाज नहीं, उनके पास कोई रिकोर्स नहीं है, किसी के पास वो शिकायत लेके नहीं जा पाते हैं, अपने कोई काम नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी चीजें, वो हम उन चीजों पे हम लोगों के सामने हैं, उनके पास हमारा मंशूर है, उस मंशूर की हम बात करते हैं। जो बाकी पार्टियां हैं वो अपने मंशूर को आगे चलाएंगी, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, और इसमें बाय द वे सिर्फ हम ही दो पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, हमारी इंडिया अलायंस है, हम एक कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे। लोग नॉर्मली कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो हमसे मैक्सिमम हो सकता है लोगों के लिए, जो हमारा कॉमन एलिमेंट रहेगा, वो हम लोगों के लिए करने के लिए तैयार है। सलमान सूद साहब, कल को असेंबली में जाने का आपको मौका मिलेगा, बहुत सारे वादे किए गए, 5 गारंटीज भी आपकी तरफ से दी गई। इज इट पॉसिबल कि जिस असेंबली को कहा जा रहा है कि पहले की तरह इख्तियारात नहीं हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें चली गई, कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि शायद दिल्ली वाला हाल यहाँ पर होगा, या जो चंडीगढ़ के अंदर हुकूमत का या यूनियन होम मिनिस्ट्री की जो एक सिलसिला रहा है उसी तरीके से चलाया जाएगा। तो जिस असेंबली के पास इख्तियारात मुकम्मल तौर पर नहीं होंगे, फुली एम्पावर नहीं होंगी, इतना आसान होगा ये सब करना, जो तमाम पार्टियां, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वादे किए जा रहे हैं मैनिफेस्टो के अंदर? देखिए, जो वादे हैं हमारे वो बहुत अच्छे वादे हैं। मतलब जो सीनियर औरत हो घर पे, उनके लिए 3,000 रुपये हर महीने, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे हैं इतने बेरोजगार, उनके लिए 3,500 रुपये महीने 1 साल के लिए फ्री राशन हम 5 किलो से 11 किलो करने वाले हैं। 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, क्रॉप इंश्योरेंस 100% होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एप्पल्स के लिए, सेब के लिए 72 रुपीज पर किलो होगा। बहुत अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है, आप कहेंगे कैसे हो सकता है? हमने देखा अरविंद केजरीवाल को कितनी परेशानी इन्होंने की दिल्ली में, वो भी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, अब आपने मुझे कहा ना, मैं थोड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस भी करता हूं, तो इसलिए वो भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मकबूल हो रही है। अभी आप देखेंगे इस इलेक्शन के बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी नंबर 1 होगी। आप नोट कर लीजिए मेरी बात, अभी नोट कर लीजिए। यानी कि जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, उसको कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट पार्लियामेंट में होगा, राहुल गांधी जी का सपोर्ट पार्लियामेंट में होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सपोर्ट पार्लियामेंट में होगा। ये वो असेंबली नहीं है जो दिल्ली की असेंबली है। और हम जम्मू कश्मीर के लोगों का हक दिलवा के रहेंगे, हम अब पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पॉलिटिकल बात है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, जो बीजेपी के सबसे मकबूल लीडर हैं, वो अपनी सीट हारने वाले थे वाराणसी में। उनका मार्जिन 5 लाख से 1.5 लाख पे पहुंच गया, यानी कि वो अब कमजोर लीडर हो गए। आपको उनको देखना चाहिए, उनका चेहरा आजकल कैसा होता है, वो राहुल जी भी कहते हैं।
यानी कि अब कांग्रेस ऊपर जा रही है, बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, और बीजेपी अच्छा का जो ठीक लीडर है। है वो अब कमजोर है, चूंकि जो सबसे मकबूल लीडर है वो कमजोर है। आप इकोनॉमी यानी पर कि भी हाथ लड़ने बहुत के लिए तैयार हैं। आप इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छी नॉलेज है, आप रिसर्चर हैं, बहुत अच्छी पकड़ है आपको। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने 16 अगस्त के बाद फ्री बीज काफ़ी ज़्यादा ये नारा चला कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर दिया, उसके बाद हमने देखा पंजाब के अंदर तो लोगों ने उनको वोट दिया। अब कहीं से भी शुरुआत हुई है वो एक दूसरी बात है, लेकिन बिजली मुफ्त में देना, फिर कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा कर दिया कि हम साल के 12 सिलेंडर करेंगे और इनमें मुफ्त का भी एक वादा किया गया। कुछ पार्टियों ने कहा कि 500 यूनिट तक बिजली फ्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200, अपनी पार्टी इससे भी ऊपर चली गई, पीडीपी ने भी किया, आपकी पार्टी की तरफ से भी तकरीबन इसके आसपास लाइंस को टच किया गया। जब हम इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं तो ये मानते हैं कि अगर इस तरह का कदम कल सरकार जम्मू कश्मीर में उठाती है तो कम से कम एक महीने का 1000 करोड़ से ऊपर सरकारी खजाने को नुकसान होगा। जरा इस पर अपनी राय दे दीजिएगा, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये लोग तब ऐसी बातें करते हैं। देखिए, जब ये 16 लाख करोड़ रुपए के लोन 25 कंपनियों को वापस करते हैं, तब ये बात नहीं करते जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। जब गरीब लोग की आप मदद करने की कोशिश करते, फिर कहते आप पैसे कहां से लाएंगे? भाई, हमने यहां पे स्मार्ट मीटर दिए, हम बिजली नहीं देंगे, स्मार्ट मीटर देंगे और उस फीस ले लेंगे। हम पानी ठीक तरह से सप्लाई नहीं करेंगे, हम आपको पानी की फीस आपको रूरल एरियाज में भी देंगे। यानी कि ये लोगों का खून चूसने में लगे हुए हैं। और वही फिर पैसा, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है जब ये लोन माफ करते हैं वो कहां से आता है? वो तो पब्लिक पैसा है ना, दैट इज गवर्नमेंट मनी और टैक्स पेयर मनी। उस वक्त लोगों को परेशानी नहीं होती कि आप 16 लाख करोड़ आप इनको देते हैं 25 फैमिलीज को। लेकिन हम लोग जो यहां पे देखिए, पहली बात है कि 10 साल में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। इसीलिए यहां पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अब सवाल यह है कि लोग परेशान हैं। जब तक आप लोगों को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, आपकी तो इंडस्ट्री को देखो, आपकी इंडस्ट्री तो टोटल फ्लैट है, स्टैग्नेंट। 16% जो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में हमारे कम हो गई है, 16%, 16%। आप जॉब्स क्रिएट करने के बजाय आपके जॉब्स घट रहे हैं। आपके 65,000 जॉब जो हैं वो गवर्नमेंट में वो वेकेंट पड़े हैं। आप जब तक लोगों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। कोई ये मैं डिमांड ही इसलिए नहीं होगी सवाल आपकी। पूछ रहा था क्योंकि तो ये उल्टा आपकी सोच रहे हैं मेरे गवर्नमेंट, ख्याल सलमान में। साहब, आपकी गवर्नमेंट दिसंबर 2022 में हिमाचल में बनी और वहां पर भी इस तरह की कुछ बातें की गई, और अभी 2-2.5 महीने पहले हमने देखा हाँ, कि काफी ज्यादा लॉस हुआ, फिर जाकर चीफ मिनिस्टर से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर्स तक अपनी 2-2 महीने की सैलरी तक रोकनी पड़ी। इसलिए मैंने सवाल जरूरी समझा था पूछना। एक आखिरी चीज आपसे, क्या जम्मू कश्मीर के ठीक है, अंदर मैं इसका सरकार जवाब या देता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर आपको लगता है ये जो रोजगार वाला मसला है ये काफी संगीन और बड़ा मुश्किल लम्हा इस वक्त लाखों नौजवानों के लिए है? इस एंड पर इकोनॉमी के एतबार से कहीं सिचुएशन को टैकल करने में सरकार गलत पॉलिसी का ये नतीजा माने, या ये माने कि शायद सरकार को या फीडबैक दिल्ली गलत जाता रहा, नतीजा जो आज हम सबके सामने लाखों नौजवानों की, जिसका आप बार बार कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी और बेकारी इतनी बढ़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इकदामात वक्ती तौर उठाए जाने चाहिए थे उस पर फोकस नहीं गया सरकार का, गलत तरीके से डील किया गया? मैं बताता हूँ। बाय द वे, हिमाचल का ये है कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फ्लड रिलीफ में दिए ही नहीं है हिमाचल को। हिमाचल वाले भी बेचारे क्या करेंगे, वो भी परेशान है, वो भी पैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दो। तो इसमें काफी सारी चीजें, या जो आपको हेडलाइंस देखते हैं, हेडलाइन पे नहीं, थोड़ा डीप जाना है, उसमें आपको पता चलेगा। जहां तक आपने बात की, देखिए, जब आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, जब आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर लोग परेशान हैं, वो किसी को अपनी बात नहीं, किसी की दुहाई नहीं लगती, कहीं जा नहीं सकते, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है, तो खराबी तो होनी है। पिछले 6 साल से यहाँ पे जो लोग हैं तरस रहे हैं कि किसी के पास जाते, अपने एमएलए के पास जाते, भाई यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, हमारी मदद करो। कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई सुनने वाला नहीं है, यानी कि कोई फीडबैक पहुंचाने वाला नहीं है। आप देखिए, दिल्ली से हमारा जे.एंड.के दिल्ली से नहीं चल सकता, हमारा जे.एंड.के जम्मू और श्रीनगर से चल सकता है। उसके बगैर, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही असली लोगों से जुड़े होंगे, वही लोगों की बात सामने रखेंगे। जब तक लोगों की आवाज उठाने वाले उनके अपने नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जो इकोनॉमी में खराबी है वो तो है,
वो तो गवर्नमेंट का डेटा कहता है, ये तो पीएल ये लेबर सर्वे कहता है कि यहाँ पे औरतों की अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, तो और क्या कह सकते हैं। लेकिन उनसे जब हम ये पूछते हैं तो वो कहते हैं जी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, तो ये आने वाले वक्त में एक है। क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है वो कम होना क्या नुकसानदेह साबित हो रहा है? मैं ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने कहा 3 साल में 80,000 से ज्यादा करोड़ की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ, बल्कि 93 तक अब बताइए। 80,000 करोड़ से ज्यादा। आपको पता है ओनली 3%, 3% आया है, 3%, तो करीब 2000 या 2500 करोड़। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको आप सुनिए, ये गुजरात मॉडल है, जुमला मॉडल, इसीलिए ये इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आ गया है कि इन बातों से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें हार्ड इकोनॉमिक्स पे बात करनी है, हमें इक्तिसादी जो हम माहौल है उसको ठीक करना है, उसके लिए हमें बहुत सीरियस काम करना है। इनसे नहीं होगा, लेकिन हमारी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस इधर करके रहेगी। सलमान अनीस सोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए और अपनी कीमती आरा भी, चूँकि जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी सूरत हाल को भी बहुत करीब से समझते हैं, देखते हैं और मुल्क की सारी सूरत हाल पर नजर रहती है, इसलिए इकॉनमी से जुड़े कुछ सवालात थे जो बड़े अहम थे। वैसे तो बहुत सारी बातें, बड़ी तकरीरें की जाती हैं, लेकिन गहराई से कुछ चीज़ों को वही लोग समझ सकते हैं या समझा सकते हैं जो मुल्क की बदलती इक्तिसादी सूरत हाल के हर लम्हे पर आदाद-ओ-शुमार पर नज़र रखते हैं, फैक्ट्स फिगर्स सामने रखते हैं और उनको अपनी ज़बान में बड़ी आसानी के साथ देखने वालों को समझा भी सकते हैं। सलमान साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब तक जारी रहेगा।